हाय। सीएसई प्रीलिम्स 2021 के लिए ये क्विज नंबर 2 है। सी सीएसई प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा ये कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है। ओके, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये काफ़ी लो स्कोरिंग एग्ज़ाम होता है और ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पहले जो पढ़ा वो एग्जैक्टली नेक्स्ट डे पूछ लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो होती है उसका एक ही पर्पज़ होता है, इससे आपको आइडियाज़ मिलते हैं और ये रिवीजन में हेल्प करती है। तो टेस्ट सीरीज के सवाल नहीं बन रहे, स्कोर कम आ रहा है या बहुत अच्छा आ रहा है, इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है। लो स्कोर आता है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। रियल एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत डिफरेंट होने वाला है और 10 अक्टूबर के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो स्टडी फुल थ्रॉटल और इस स्कोर वगैरह को सीरियसली नहीं लेना है। ओके, स्टडी फुल थ्रॉटल। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद पॉलिटी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। राज्यों में होती है विधानसभा और होता है गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट का काम होता है समन करना लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ऐसे गवर्नर भी समन कर सकता है स्टेट की विधानसभा को। यहाँ लिखा है द गवर्नर शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, बिकॉज कुछ राज्यों में विधानसभा भी है और कुछ विधान परिषद भी है, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। तो ये गवर्नर का मैंडेट है। सेकेंड, द गवर्नर ऑलवेज हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड कैन नॉट डिसाइड ऑन हिज और हर ओन ऑन समनिंग द हाउस। जैसे प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से चलते हैं? कॉम। तो गवर्नर के लिए भी हमेशा जो कैबिनेट है राज्य स्तर पे, उसकी एडवाइस से ही वो काम करेंगे या फिर समन करेंगे। इज दिस ट्रू? सी, ये जो गवर्नर पोस्ट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हाल ही में बहुत सारे राज्यों के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और स्टेट और सेंटर के बीच में फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सो गवर्नर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग है बिकॉज गवर्नर के पास उसकी डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है। डिस्क्रिशनरी पावर, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम करता है, कैबिनेट की एडवाइस उसको ज़रूरत नहीं है। इवन जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है वो ग्रेटर देन प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सो द राइट आंसर हियर इज ए, वन ओनली। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। पंचायती राज भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायती राज इज 25 ईयर्स। जैसे लोकसभा चुनाव है, मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए मिनिमम एज है, राज्यसभा के चुनाव के लिए मिनिमम एज है। तो पंचायती राज में मिनिमम एज क्या 25 साल है? पंचायत कॉन्स्टिट्यूट रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो जैसे 16वीं लोकसभा या कोई लोकसभा 2 साल में ही खत्म हो गई, तो जो नई लोकसभा आती है वो फिर से 5 साल के लिए आती है। तो क्या पंचायत में भी ऐसा होता है कि जो पंचायत का, बिकॉज जो अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज 73, उसमें ये लिखा था हर 5 साल में जो टेन्योर है, एक हमें पंचायत सिस्टम चुनाव होने चाहिए, चुनाव रेगुलर होने चाहिए। तो पंचायत क्या रिकॉन्स्टिट्यूट अगर हुई तो वो क्या केवल बचे हुए टाइम के लिए होगी? ट्रू और फॉल्स? सो द राइट आंसर हियर इज दिस बी। ये जो सेकंड है ये एब्सोल्युटली ट्रू है। जो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड होता है, अगर वो लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, तो रिमाइंडर ऑफ पीरियड के लिए ही पंचायत कंटिन्यू, जो नई पंचायत आती है वो बचे हुए काल को ही पूरा करेगी। ओके, वापस 5 साल का साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। सो दिस द आंसर इज टू, बी ओनली। ओके, थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज हुआ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पढ़ते हैं, 352, 356, 360, इवन 365 भी होता है। तो जो 356 है प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, उससे रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट है। इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। मतलब जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाना है वहाँ का गवर्नर रिटन रिकमेंडेशन देगा तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये अपनी विम्स पे भी कई बार प्रेसिडेंट रूल लगा चुकी है, सो दिस इज नॉट ट्रू। Every proclamation of President's rule must be approved by both the houses of parliament within a month's time। मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा तो उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी होगा। जैसे आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 1 महीने के अंदर उसका अप्रूवल जरूरी होता है। तो क्या प्रेसिडेंट रूल में भी ऐसा है? प्रेसिडेंट रूल में भी अप्रूवल होता है बट इट इज नॉट विद इन अ मंथ्स टाइम। विद इन अ मंथ्स टाइम केवल आर्टिकल 352 के अंदर होता है। आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तभी अप्रूवल लगता है 1 मंथ का। अदरवाइज दिस इज नॉट अ मंथ्स टाइम। ओके, एक स्टिपुलेटेड टाइम में करना है बट एक मंथ टाइम पे नहीं है। सो यहाँ पूछा गया था कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, तो ये तो गलत था। रिटर्न रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है बिकॉज 1 महीने का टाइम नहीं है उस प्रेसिडेंट डिसीजन को अप्रूव करने के लिए। ओके, सो ये दोनों गलत हो गए। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फेडरल कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पॉलिटी में। क्वाजी फेडरल इंडिया है, केसी वेरे साहब बोलते हैं। तो फेडरल फीचर बिकॉज पिछले कुछ टाइम से सेंटर और स्टेट में कंटिन्यूसली टसल बना हुआ है। बार बार ये आरोप लगता है कि सेंटर स्टेट के राइट्स का एनक्रोचमेंट कर रहा है। सो फेडरल फीचर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजीली अमेंडेबल। जो फेडरल फीचर होता है उसमें कुछ राइट्स देते हैं सेंटर, कुछ राइट्स होते हैं स्टेट, और हर चीज लिखित होती है तो उससे फेडरल नेचर इंश्योर होती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजीली अमेंडेबल, तो दिस इज अ फेडरल फीचर। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन राज्यसभा, मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ के 50 राज्य हैं, हर किसी के पास 2 सीट है, तो टोटल ऐसे 100 का इनका सेनेट बन जाता है। तो इंडिया में तो ऐसा है नहीं। यूपी में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, सिक्किम का रिप्रेजेंटेशन गोवा का कम है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो स्टेट्स के अधिकार है वो सेंटर उन्हें बताएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसे बताएगा। तो इंडिया में बकायदा पार्ट 6 है जो पूरा बताया है कि स्टेट के क्या अधिकार हैं एट्सेट्रा। इकोनॉमिक रिलेशन क्या होंगे, जीएसटी से रिलेटेड रिलेशंस हमने देखे। सो दिस इज नॉट बाय सेंटर, दिस इज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। बी क्यों? बिकॉज यहां लिखा था नॉट द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इन दी एंड सिलेक्शन ये डिटरमाइन करती है। प्रश्न में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, वो किसी को नहीं बनने। मॉडरेट और जो इजी क्वेश्चंस जो कर लेता है ना उसका सिलेक्शन हो जाता है। कट ऑफ अगर 98 है तो मोस्ट पीपल के आप देखना 90 करीब आ जाएंगे, 85 टू 95 बड़े इजी आ जाएंगे। बट वो 98 क्रॉस उसी का होगा जिसने सिली मिस्टेक्स नहीं की है, जैसे कि नॉट, जिसने प्रश्न को बड़े अच्छे से पढ़ा है और इजी और मॉडरेट सवाल में गलती नहीं की, और ज़बरदस्ती सवाल अटेम्प्ट भी नहीं करने चाहिए, अदरवाइज वो हो जाता है नेगेटिव मार्किंग। एक सवाल गलत हुआ मतलब 2.66 मार्क्स चले गए आपके, 2 नंबर वो गए और साथ ही साथ 1/3 नंबर और चले गए। ओके, सो दिस इज द थिंग। और पेपर हमेशा मेरिट के हिसाब से होता है बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है ये रिलेटिव एग्ज़ाम है, बाकी सब कैसा कर रहे हैं। तो मेरिट के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। इजी आ रहा है, आपको लग रहा है बन रहा है, करो। नहीं आ रहा है तो फिर बी केयरफुल। मेरिट के हिसाब से हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, अब जैसे ये 5th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32, ये हार्ट एंड सोल बोला है बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को। Article 32 affirms the right to move to the Supreme Court for the enforcement of the rights conferred in Part 3 of the Indian Constitution। तो आर्टिकल 32 में रेमेडी है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके राइट्स का यहाँ पे हनन हुआ है। द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 इज एब्सोल्यूट एंड शेल नॉट बी सस्पेंडेड। नाउ सी, ये जो वर्ड है ना एब्सोल्यूट, दिस इज एन एक्सट्रीम वर्ड। एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो आर्टिकल 32, इवन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो आर्टिकल 32 इज एब्सोल्यूट इज रॉन्ग। ये सस्पेंड हो सकता है इन सर्टेन कंडीशंस। एन इंडिविजुअल अप्रोचिंग द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज इट सेल्फ अ फंडामेंटल राइट। अब सी, हम जैसे रिट्स पटिशन देखते हैं,
रिट्स जो होती है वो 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट देता है और 226 के अंदर हाई कोर्ट देता है। बट जो 32 सुप्रीम कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट है, बट 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब हाई कोर्ट के पास आप ऐसे नहीं जा सकते कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट, यू हैव टू इशू रिट्स बिकॉज देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट्स। नो, यू कांट डू दैट। सो द राइट आंसर हियर इज सी, 2 and 3। क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा था। तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। सो द राइट आंसर इज दिस सी, 2, 3। सो दिस इज पॉलिटी। स्कोर क्या हुआ बताइए। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अब सी बीच बीच में ना ऐसे सवाल आते हैं जो इजी होते हैं, सिटर्स होते हैं, इसको गलत नहीं करना है। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, तो क्या ये डिफाइन कर रहा है इकोसिस्टम को? दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज अगेन अ वेरी नैरो एंड स्पेसिफिक केस, तो ये सही नहीं है। और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, नाउ ये ज्यादा होलसम डेफिनेशन लग रही है जो सारे टेस्ट केसेस, यूज केसेस ऑफ इकोसिस्टम को डिफाइन करेगी। द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया, ये भी बहुत नैरो है, ये भी नैरो है, ये भी नैरो है, दिस इज ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर। जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना क्लास 11th और क्लास 12th की, इसको नहीं तो भी 3 बार आपको पढ़ना है। हैव अ लुक एट स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ प्रीलिम्स 2021, आई हैव शेयर्ड इट a couple of days back, have a look. Consider the following statement regarding atmosphere. 99% of Earth atmosphere is confined to the height of 320 km from Earth's surface. Atmosphere की ऐसे लेयर बनी हुई है, ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस टाइप से। तो ये 320 किलोमीटर तक है, 99% ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सेकेंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट कौन से है, तो बताइए इनकरेक्ट कौन से है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो 320 है ना, अगर आप पिछले 4-5 साल का पैटर्न देखो तो हर बार ऐसे कोई नंबर्स आते हैं ना, यूजुअली उनको गलत किया गया है। यूजुअली, नॉट इन ऑल केसेस, यूजुअली ये जो नंबर है ना ये चेंज हो जाते हैं। जैसे ये केवल 32 होगा, 99% एटमॉस्फेयर लोअर लेयर्स पे ही खत्म हो जाता है, 320 तक नहीं जाता है। शुरुआत में ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, ऑक्सीजन तब आई जब प्लांट्स आए तो उन्होंने CO2 को कम किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। सो द राइट आंसर इज सी, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल राइट, अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स इन अ ड्रेनेज सिस्टम। जैसे रिवर है, रिवर का ओरिजिन होता है, फिर रिवर की भी पूरी एज होती है, यंग एज होती है, मिडिल एज होती है, ओल्ड एज होती है, फिर रिवर चली जाती है ओशन में। सो दिस कंप्लीट जो रिवर का एज है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम में हर फेज में एक डिस्टिंक्ट फीचर्स नजर आते हैं, बिकॉज रिवर का शुरू में फोर्स ज़्यादा होता है, नैरो होती है, गाद कम होती है, एट्सेट्रा। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स, ऑक्सबो लेक्स, रिवर क्लिफ्स, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। अब आप बताओ मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर में क्या क्या आपको मिलेगा। तो ये मिडिल कोर्स है। ऑक्सबो लेक्स यूजुअली बाद में मिलती है। ऑक्सबो लेक तब बनती है जब उसका फ्लो कम हो गया है, शैलोनेस बढ़ रही है, तो ऑक्सबो लेक है। रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स हमें पता है ये यूजुअली यूथ स्टेज में मिलते हैं, मिडिल नहीं, यूथ में रैपिड्स और वाटरफॉल जब पहाड़ों से ऐसे नदी नीचे आती है, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। तो the right answer here is D, 1 and 3, because we knew that rapids and waterfall तो होगा नहीं मिडिल कोर्स में, तो 4 is wrong, this is wrong. ऑक्सबो लेक भी नहीं होगा, तो this is wrong, this is also wrong. So the right answer is 1 and 3. Okay, तो एलिमिनेशन भी करना है और ऐसे तिकड़म भी लगानी है। जब इवन इफ यू आर नॉट श्योर कि इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या है, स्टिल यू कैन कम टू दिस आंसर। सो द राइट आंसर इज दिस D, 1 and 3। अब इसको देखिए, ये है ऐसा प्रोफाइल होता है रिवर का, ये क्रॉस सेक्शन है, लॉन्ग प्रोफाइल है फ्रॉम सोर्स टू माउथ। अपर कोर्स में गॉर्ज होता है, रैपिड, वाटरफॉल, रिवर कैप्चर भी होता है। मिडिल कोर्स में इंटरलॉक, मिएंडर बनते हैं, रिवर क्लिफ होता है। यहाँ वैली वाइडन होने लग जाएगी और थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन होगा। ओल्ड एज होगा लोअर कोर्स में, तो यहाँ डिपोजिशन बढ़ जाएगा और फ्लडेड प्लेन, ऑक्सबो और डेल्टा फॉर्मेशन होगा। जैसे गंगा होता है ना, वेस्ट बंगाल में आके डेल्टा फॉर्मेशन करती है। सो दिस इज ग्रेडेड लॉन्ग प्रोफाइल। अब ये देखिए, वेल राउंडेड एंड वेल सॉर्टेड सैंड ग्रेन्स इंडिकेट व्हाट सेडिमेंट। वेल राउंडेड है, वेल सॉर्टेड है,
सैंड के ग्रेन्स हैं, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? केम फ्रॉम अ नियर बाय वाटर सोर्स, वॉज डिपॉजिटेड एट द लोकेशन वेर इट वॉज फाउंड, ट्रेवल्ड फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स एरिया, हैव नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदरिंग। अब से ये तो होगा नहीं, क्योंकि गोल तभी हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगा होगा, या बहुत टाइम तक वाटर के फोर्स ने उसकी पिटाई कर करके उसको एकदम गोल एंड सॉर्टेड सैंड ग्रेन कर दिया, उसका फ्रिक्शन। तो दिस इज नॉट देयर। नियर बाय वाटर सोर्स होता तो वो होता रॉ, ये भी नहीं है। डिपॉजिटेड ऑन द लोकेशन वेर इट वॉज फाउंड, तो ऐसा तो नहीं है। हिमालय में तो पत्थर मिलते हैं, दे आर नॉट वेल राउंडेड एंड वेल सॉर्टेड। ये तब होते हैं जब फोर्स ऑफ रिवर, फोर्स ऑफ वाटर इनमें प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक इंप्लीमेंट हुआ है। सो ट्रेवल्ड फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स एरिया, सो द राइट आंसर इज सी। ओके, अब ये बताइए, इन द सिटीज ऑफ अवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ AQI? ये जो टॉपिक है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे भी लगभग हर साल सवाल आता है, एयर पॉल्यूशन से। क्यों? बिकॉज सिटीज हमारी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हुए, स्पेशली दिल्ली। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। अब सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, क्या वो पॉल्यूटिंग होती है? AQI तो पॉल्यूशन बता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एज सच पॉल्यूटिंग नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड का केवल एक ही हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन करती है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ता है। तो CO2 एज सच इज नॉट पॉल्यूटिंग, क्योंकि हम जैसे एक्सेल करते हैं उसमें CO2 निकालते हैं, तो ऐसे तो हम खुद पॉल्यूटिंग होने लग जाएंगे। तो लॉजिकली दिस इज नॉट ट्रू। देन दिस इज कार्बन मोनोक्साइड, तो ये जरूर पॉल्यूटिंग होगी। नाइट्रोजन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। अब जो मीथेन है, जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मीथेन इमिशन करते हैं, तो क्या वो पॉल्यूटिंग हो जाता है? नो। सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी, 1, 4 एंड 5। द राइट आंसर हियर इज सी नहीं होना चाहिए। यस, सी नहीं है। मेक अ करेक्शन, दिस इज बी, 2, 3, 4 होगा, सी नहीं होगा। बिकॉज सी मीथेन, मीथेन 5 नहीं है, मीथेन नहीं होगा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। CO2, NO2 और SO2, ये तीनों AQI मेजर करेगा। लुक एट दिस, सी। तो AQI में ये सारे पॉल्यूटेंट्स देखते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, NO2, ओजोन। ये ओजोन भी होती है ना, वो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है वो हेल्पफुल ओजोन होती है, बिकॉज वो अल्ट्रा वायलेट रेज को स्टॉप करती है। सो दिस इज ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, और दिस इज लेड। दिस इज लेड। तो कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों हो गए, NO2, SO2 एंड CO। ये तीनों है यहाँ पे दिस पॉल्यूटिंग इन नेचर इन AQI। ओके, मीथेन एंड CO2 नहीं होगा। सो द राइट आंसर हियर इज बी। ओके, बी इज द आंसर। तो ये तो था ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं 11th to 15th, दैट इज हिस्ट्री। सी, द प्लान ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वो दौर है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एनविसाज्ड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडियंस को ब्रिटिशर्स इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसीलिए ये क्रिप्स मिशन आया था। इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ऐसा तो होगा नहीं, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इस दौर में तो देने से रहे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज रॉन्ग। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस मिल ही नहीं रही है, तो पार्टीशन की बात भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। इंडिया को केवल और केवल डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी, जिसको इंडियन लीडर्स ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो फेलिंग बैंक है, उसके चेक का कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज डी। डी, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ये बात थी स्टैफोर्ड क्रिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? ली कमीशन सिविल सर्विसेज का है, मैकडोनल्ड कमीशन पब्लिक सर्विसेज का है, सार्जेंट प्लान एजुकेशन का है, एचिसन कमीशन प्रेस का है। अब बताओ इनमें से कौन से सही है? तो सी, ली कमीशन तो सबको पता होता है, दिस इज सिविल सर्विसेज, तो डी ऑप्शन तो गया, है ना। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी। राइट ऑप्शन इज बी, सी। ली कमीशन है सिविल सर्विसेज के लिए, मैकडोनल्ड कमीशन पब्लिक सर्विस के लिए नहीं था, ये था फेमाइन के लिए। सार्जेंट प्लान एजुकेशन के लिए था, और एचिंसन कमीशन था फॉर पब्लिक सर्विसेज। ओके, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, सो दिस एंड दिस इज राइट। सो द राइट आंसर इज 1 and 3। ओके,
ये जो कमीशंस है ना, ये भी फेवरेट है, अक्सर इनसे सवाल आए ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप। प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया में बहुत सारे राज प्रमुख भी थे, छोटे छोटे बहुत सारे टेरिटोरीज भी थी। इन इन रजवाड़ों को इंडिया में इंटीग्रेट किया, तो यूजुअली जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनको वहाँ का गवर्नर बना दिया गया या कुछ स्पेशल उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए। दैट इज प्रिवी पर्स। लंबे टाइम तक ये कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं था, तो इसको अबॉलिश किया गया। आपको ये बताना है ये अबॉलिश कब किया, किसके ड्यूरेशन में किया। सो द राइट आंसर इज दिस डी, इंदिरा गांधी जी। अबॉलिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इंदिरा गांधी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सी, जो हिस्ट्री होता है ना, हिस्ट्री को हिस्ट्री रखना चाहिए। इसमें एंशियंट भी आ जाएगा, मेडिवल भी आ जाएगा, मॉडर्न भी आ जाएगा और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ जाएगा। तो दिस वुड बी अवर वे फॉरवर्ड कि हिस्ट्री में विल कवर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इंडियन, इवन 1947 की बात की हिस्ट्री के भी है। तो ये इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इंडिया आज़ाद हुआ तो 45 के बाद बाइपोलर वर्ल्ड था। इंडिया पे फोर्स किया जा रहा था या तो रशिया से मिले या यूएसए से मिले। इंडिया ने चूज किया नैम। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम इंडियाज प्रीवियस पोजीशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर में हम नैम पे थे, बट इसके बाद भी हमने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ दिस साइन किया, मतलब सोवियत की तरफ हम ज़्यादा इंक्लाइन हुए। द ट्रीटी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। तो इससे हमारे को इस वॉर में भी हेल्प मिला। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, बट अगर अपन टाइम फ्रेम देखें तो ये जो ट्रीटी हुई थी ये 1970-71 में हुई थी। सीनो इंडियन वॉर तो 62 में ही हुआ था। तो दिस इज नॉट द टाइम। सीनो इंडियन वॉर के टाइम पे ये ट्रीटी यूजफुल नहीं थी। करेक्ट स्टेटमेंट है वन ओनली, दिस ओनली। जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था तब ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट थी। अब बांग्लादेश लिबरेशन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके भी कितने साल हो रहे हैं, 50 ईयर्स हो रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ए ओनली। भूदान मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, इससे अक्सर सवाल आए। ऑल्सो एडवोकेटेड। तो जो भूदान था उसमें यह था कि आपके पास बहुत सारी जमीन है तो आप गिफ्ट करो, वॉलेंटरी। ग्राम दान, विलेज भी गिफ्ट करना है। कॉमन ऑनरशिप ऑफ लैंड भी करना है ताकि जो लैंड्स है, लैंड्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। बिकॉज डीपीएसपी में है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। तो इनमें करेक्ट क्या है आप बताओ। करेक्ट है इसका दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ग्रामदान भी है और कॉमन ऑनरशिप, ट्रस्टीशिप भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो गांधी जी फ्लोट कराने की कोशिश कर रहे थे, ट्रस्टीशिप। ग्रामदान एंड कॉमन ऑनरशिप ऑफ लैंड, भूदान मूवमेंट। सो ये पार्ट था हिस्ट्री का। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी 2017 में आया था और हर साल इससे एक सवाल आया है जीएसटी से। जीएसटी, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। तो यस, इसमें बहुत सारे टैक्स जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो क्या हो रहे हैं, सब्ज्यूम हो रहे हैं ताकि सिंप्लीफाई हो पाए, और इसीलिए इसको बोला गया गुड्स एंड सिंपल टैक्स। It will drastically reduce the CAD, current account deficit of India, and will enable it to increase its foreign exchange reserve. ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है, हेल्प हो सकती है, बट एक कीवर्ड है यहाँ पे ड्रास्टिकली। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, वो यूजुअली स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। इट विल इनॉर्मसली, अगेन लुक एट द कीवर्ड, इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। हमारी जो भी पॉलिसीज होती है ना, उसका नंबर वन रूल ये होता है कि हम उसे दूसरे किसी कंट्री के रेस्पेक्ट में नहीं बनाते। हम हमेशा इंडिपेंडेंट एंड सोवेरन होते हैं। तो हमारा पर्पस ये नहीं है ग्रोथ का कि हम चाइना को पीछे करें। हम ग्रो करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू ग्रो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ चाइना। तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, और ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो द राइट आंसर हियर इज ए। अब सी, दिखने में ये सवाल डिफिकल्ट लग रहा है। इस सवाल में दो चीज चाहिए, एक तो रीडिंग एबिलिटी, क्विक कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे रियल एग्जाम में जो इस तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, तो गिव अप नहीं करना है, एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए हर सवाल को। अब ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महल नोबिस। इनका अभी काफी न्यूज में था, इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया है।
विच लेड डाउन द बेसिक आइडियाज रिगार्डिंग गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग में ये मॉडल बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान ट्राई टू बिल्ड द बेसिस ऑफ अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब सी 1920 में जब से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, इस दौर में आप देखना सोशलिस्ट टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जैसे जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह है, ये सोशलिस्ट टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। तो जब ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, तो देखना 5 ईयर प्लानिंग वगैरह, ऑल्दो हम मिक्स्ड इकोनॉमी रखे, बट मिक्स्ड इकोनॉमी में भी सोशलिस्ट इंक्लिनेशन ज़्यादा था। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान। First 7 5 year plan trade was characterized by import substitution strategy। import मतलब बाहर से आयात करा रहे, तो उस आयात को हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सब्सटीट्यूट कर देते हैं ताकि बाहर से आयात नहीं कराना पड़ेगा, इंपोर्ट और डॉलर बच जाएंगे। तो कैरेक्टराइज्ड बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी। तो ये जो पॉलिसी थी ना, ये ज़्यादातर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। ये चेंज होगी 1991 एलपीजी में। सो इनमें से करेक्ट क्या है? इनमें से जो करेक्ट है वो है सी। सी मतलब 2 और 3। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ये इसलिए गलत है बिकॉज ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो जस्ट लाइक दैट था। सेकेंड 5 ईयर प्लान से महल नोबिस के कॉन्सेप्ट्स आने चालू हो गए। तो द आंसर इज दिस एंड दिस ओनली। अब ये बताइए, इसी टाइम पे इकोनॉमी में एक टर्म चलता था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? India's growth story from the eve of independence to the liberalization 1947 से लेके 1991 तक जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, उसको बोला जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है? अब वहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, तो आप इसको कैसे सोचोगे? नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया बिफोर 1990s लिबरलाइजेशन, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा। नॉन इंक्लूसिव कीवर्ड फिट नहीं बैठ रहा है। रिलीजियस बिलीफ ऑफ द सक्सेसिव गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, पर लगेगा हो सकता है, बट ये होगा नहीं बिकॉज इंडिया सिंस डे वन इज अ सेक्युलर नेशन। तो रिलीजियस बिलीफ वगैरह नहीं आते हैं। इरेशनल डेवलपमेंट एजेंडा ड्रिवन बाय मेजोरिटेरियन सोसाइटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज द फिनोमिनन ऑफ स्लगिशनेस इन ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1990s। इकोनॉमी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रही थी और उसका दिस बोला गया 1991 से पहले, इस टर्म से उसको डिफाइन किया गया था। ओके, अब ये बताइए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आपके पास जो एसेट है उसको आप तुरंत मनी में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। तो आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ वर्ड लिखा है डिक्रीजिंग, अक्सर इंक्रीजिंग हो जाता है, सिली मिस्टेक होती है, जल्दी जल्दी में समझ नहीं आता, तो इसीलिए बड़े धीरे धीरे प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न चाहे बहुत इजी लग रहा है तब भी हर वर्ड को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। ओके, मेक दिस अ हैबिट। कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। डिमांड डिपॉजिट है बैंक के पास, टाइम डिपॉजिट है बैंक के पास, सेविंग डिपॉजिट है बैंक के पास, और करेंसी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में करना है। तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या हुआ? दिस। फिर उसके बाद उससे कम लिक्विड क्या होगा? उसके बाद लिक्विड होगा सेविंग डिपॉजिट, फिर जैसे डिमांड डिपॉजिट, फिर टाइम डिपॉजिट। सो द राइट आंसर इज डी। सबसे ज्यादा लिक्विड हुआ करेंसी, इसके बाद हुआ डिमांड डिपॉजिट, देन इसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स, देन इसके बाद टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक जाके हम जो डीडी बनाते हैं, दैट इज दिस डिमांड डिपॉजिट। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, काफी लिक्विड होता है, बैंक जाते ही तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो पहला करेंसी, देन इसके बाद डिमांड डिपॉजिट, देन इसके बाद सेविंग, और टाइम में तो जैसे एफडी 5 साल के लिए लॉक कर दिया, तो दिस इज लेस लिक्विड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट बोरोविंग। सरकार बोरो करती है, बोरो क्यों करती है? हमेशा फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए। और बोरोविंग जो यूजुअली होती है वो होती है कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, तो उसके लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोरोविंग। गवर्नमेंट बोरोविंग फॉल्स अंडर बोथ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट इन द बजट डॉक्यूमेंट। अब बोरोविंग को आप क्या बोलोगे? कैपिटल रिसीट में रखोगे या फिर रेवेन्यू रिसीट में रखोगे? उधार लिया है तो क्या वो रेवेन्यू में आएगा? गवर्नमेंट बोरोज थ्रू इश्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे कि जी सैक और ट्रेजरी बिल। ये एब्सोल्युटली राइट है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल और जी सैक्स के बाद देती है और पैसे उठा लेती है, तो दैट इज बोरोविंग। बल्क ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कम्स फ्रॉम इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन पास्ट डेट। जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें जो पास्ट में इतना उधार लिया था उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एक बड़ा पार्ट बन जाता है, तो वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमें और फिर नया उधार लेना पड़ता है। ये भी एक ट्रुथ है इंडियन इकोनॉमी का। सो द राइट आंसर हियर इज, राइट आंसर इज सी, 2 and 3।
यहाँ रेवेन्यू नहीं होता है। रेवेन्यू में तो डे टू डे एक्टिविटी वाली चीज़ होती है, वो बोरोविंग यहाँ पे नहीं आएगी। गवर्नमेंट बोरोविंग रेवेन्यू में नहीं आएगी, केवल इस रिसीट में आएगी। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। करंट अफेयर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है इनबिल्ट इम्यूनिटी। कोविड-19 है, कोविड-19 से सवाल आएंगे, बट कोई भी सवाल जो आएगा ना, वो इससे रिलेटेड कोई फैक्ट बेस्ड आएगा। फैक्ट बेस्ड मतलब जो अप्रूव्ड थ्योरी है, जो वेल सेटल्ड थ्योरी है, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब इनेट में ही ऐसा कुछ लिखा है कि वो हमेशा से है, सिंस डे वन। इनेट है, इनबिल्ट है, तो सिंस टाइम ऑफ बर्थ, ये प्रोबेबली करेक्ट होगा। इट इज डिसीज स्पेसिफिक ड्यू टू इट्स मेमोरी ऑफ डिसीज अटैक एंड रेस्पॉन्स। अब जो इनेट इम्यूनिटी है, ये बाय बर्थ है, बच्चा अभी आया ही है, उसको कोई बीमारी हुई नहीं है, तो उसमें मेमोरी कहाँ से आएगी डिसीज अटैक की? नो, लॉजिकली मेमोरी ऑफ डिसीज अटैक वो तो तब होता है जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, अटैक होता है, तो बॉडी समझ जाती है कि ये पैथोजेंस है, तो मेमोरी तब बाद में बनती है, और उसको बोला जाता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो ये इनेट इम्यूनिटी है। जो बाय डिसीजेस मेमोरी जनरेट होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। यहाँ पे क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो मार्क क्या करना है? बी मार्क करना है। ये गलत है, और पूछा है गलत क्या है, तो बी इज द आंसर, टू ओनली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर एडवोकेटिंग फ्री ट्रेड फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी? जैसे इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, आरसीईपी से हमने विड्रॉ कर लिया, और इस बात पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बताइए। इट रिजल्ट्स इन मोर एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंटरनेशनली। अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली रिसोर्स अलोकेशन बेटर होगा, एफिशिएंट होगा, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको डेवलप कर रहा है, तो एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। इंप्रूव होगा कंपटीशन, रिड्यूस होगा डोमेस्टिक मोनोपोली इन गुड्स एंड सर्विसेज। दिस ऑल्सो साउंड्स गुड। इट अलाउज एक्सपोर्टर्स टू रीप इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है कि ह्यूज लेवल पे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इंटरनेशनल ट्रेड है तो उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। अब ये गलत है। इसी रीजन के कारण आरसीपी से इंडिया ने बैक किया कि यहाँ हम नुकसान में हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज को फायदा होगा और हमारे जो इंटरनल है वो लॉस में हो जाएंगे, डेवलपिंग को लॉस हो जाएगा। सो दैट इज वाई हमने फ्री ट्रेड पे आगे नहीं बढ़े। डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था प्रेसिडेंसी में, यूएस भी अभी फिर प्रेशराइज कर रहा है। तो हमारे दिस पीयूष गोयल साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था कि इंडिया इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज ये डिसएडवांटेज इंडिया हो रहा है इस टाइप के ट्रेड अग्रीमेंट। सो द आंसर इज डी। मेरा वतन मेरा चमन इज अ प्रोग्राम होस्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? अब ये किस भाषा का शब्द है? मेरा वतन मेरा चमन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, माइनॉरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो ये जो दोनों शब्द है ना, ये शब्द उर्दू के हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पे सही होना चाहिए। अब ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें आप शब्दों के मीनिंग से उसका करेक्ट आंसर बता पाओगे, तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट को आता बहुत कुछ है बट वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करते, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, लो कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है। नहीं, डर डर के नहीं करना है, बी बोल्ड, कॉन्फिडेंटली पेपर अपीयर करिए, यू विल स्कोर मच मच बेटर। ओके, सो सी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांस फैट्स। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इससे सवाल आएगा। ट्रांस फैट्स, ट्रांस फैट्स आर प्रोड्यूस बोथ नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। ऑब्वियस सी चीज़ है, नेचुरली भी होना चाहिए, आर्टिफिशियली भी होना चाहिए। ट्रांस फैट, कोई भी चीज़ हम आर्टिफिशियली वैसे भी बना ही लेते हैं, तो ये तो ट्रू होगा। रिपीटेड यूज एंड हीटिंग ऑफ ऑयल एट हाई टेम्परेचर कैन इंक्रीज द ट्रांस फैट कंटेंट। इसी बात पे क्रिटिसिज्म होता है कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं ऑयल अच्छा यूज़ नहीं करते, तो उससे ट्रांस फैट बढ़ता है और वो हो जाता है अनहेल्दी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया है परमिसिबल अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट फूड में 5% फ्रॉम 2022। तो एफएसएसएआई इसको कम करना चाहता है, थोड़ा कम, थोड़ा कम, एक कैंपेन चला था। सो दिस इज 5% फ्रॉम 2022। अब ये जो नंबर है ये गलत है, दिस इज नॉट 5, दिस इज 2। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 1 एंड 2। ये लास्ट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर चाइना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान क्राइसिस, सेंट्रल एशिया और चाइना का बहुत इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, तो बॉर्डर विद चाइना किसकी नहीं है?
कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। कज़ाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है यहाँ पे सेंट्रल एशिया में, तो इसकी बॉर्डर तो होनी चाहिए, कज़ाक की होना चाहिए। यहाँ क्या पूछा है? डू नॉट पूछा है, रिमेंबर डू नॉट। तो बताइए क्या होगा? कज़ाक तो होगा, ये गया, ये गया। अब द राइट आंसर इज बी, तुर्कमेनिस्तान नहीं है और उज़्बेकिस्तान काफ़ी इस साइड है, तो उज़्बेकिस्तान भी नहीं है, तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है। ये इस टाइप के जो सवाल है ना, मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज इस साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, तो हैव अ लुक एट दिस। ये कज़ाक है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे दिस एक लेक भी है। ये है किर्गिस्तान, उसके नीचे है ताजिकिस्तान। ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं चाइना से, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, एंड दिस इज कजाकिस्तान। उज्बेक और तुर्कमेनिस्तान नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये तो हो गए 25 एमसीक्यूज इन 25 मिनट। तो पेपर कैसा हुआ? टेल योर स्कोर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।